क्या ये वाकई सुधांशु जी व्यावहारिक है? देखिए कांग्रेस पार्टी से अव्यवहारिक कह रही है, ऐसा क्या होगा उन राज्यों का? 2025 में बिहार में चुनाव है, उनका क्या होगा अगर 29 में आप एक साथ चुनाव करते हैं? जी, अभी आपने जो चुनाव गिनाए उसके साथ और स्पष्ट कर दीजिए कि हर 6 महीने में एक चुनाव है। अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का, हरियाणा और कश्मीर का चुनाव हो रहा है, 2 महीने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है, इसके 2-3 महीने के बाद दिल्ली का चुनाव है, उसके 6 महीने के बाद गुजरात का चुनाव है, फिर बिहार का चुनाव है, उसके बाद 2026 में तो शुरू में होगा बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, तो सेकंड हाफ में होगा। कोई 6 महीने बता दे जब कोई चुनाव ना हो देश में। जो सवाल आप पूछ रहे हैं ऐसे बहुत से सवाल पूछे गए थे। दिल पे हाथ रख के बताइए, आप भी चाहते होंगे, हर व्यक्ति इस देश में चाहता होगा कि ये जो चुनाव की भेंट हमारे देश में सरकारी प्रशासन भिड़ी रहती है, नेता मंत्री सब भिड़े रहते हैं, वो खत्म हो, एक साथ चुनाव। अंजना जी नमस्कार और सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। अब आपसे मैं एक काउंटर क्वेश्चन करता हूं कि दिल पे हाथ रख के कहिए कि जो पार्टी पिछले 10 साल से एमपी की, एमएलए की और लोकल बॉडीज की एक लिस्ट नहीं ला पाई, मतदाता लिस्ट, वो पार्टी आज हमको बड़ा बड़ा ज्ञान दे रही है और इसमें भी नेहरू जी को ले आई, इंदिरा जी को ले आई। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्वाइप विद केके। मैं हूं आपका दोस्त केके। दोस्तों, आज की डिबेट बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी एवं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच में होने वाली है। दोस्तों, आज की डिबेट का मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं मेन डिबेट की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ये वाकई सुधांशु जी व्यावहारिक है? देखिए कांग्रेस पार्टी से अव्यवहारिक कह रही है, ऐसे ही विपक्ष के कई नेता हैं, कई पार्टियां हैं जो समर्थन, टीडीपी आपके समर्थन वाली पार्टी ने भी अपना रुख इस पर साफ नहीं किया है। लेकिन मतलब जो आम आदमी है उसकी तरफ से 3-4 प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या होगा उन राज्यों का? 2025 में बिहार में चुनाव है, उनका क्या होगा अगर 29 में आप एक साथ चुनाव करते हैं? 26 में असम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल। 2027 में गोवा, गुजरात, मणिपुर, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल। 28 में कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। अच्छा, संविधान कहता है 5 साल की सरकार, 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, तो बिना संविधान में बदलाव किए तो ये मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। तो क्या आधार है और कैसे ये मुमकिन आपकी सरकार करने की सोच रही है? अंजना जी, अभी आपने जो चुनाव गिनाए उसके साथ और स्पष्ट कर दीजिए कि हर 6 महीने में एक चुनाव है। अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का, हरियाणा और कश्मीर का चुनाव हो रहा है, 2 महीने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है, इसके 2-3 महीने के बाद दिल्ली का चुनाव है, उसके 6 महीने के बाद गुजरात का चुनाव है, फिर बिहार का चुनाव है, उसके बाद 2026 में तो शुरू में होगा बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, तो सेकंड हाफ में होगा। कोई एक 6 महीने बता दें जब कोई चुनाव ना हो देश में। यहां वस्तु स्थिति क्या है? कई बार देखिए 2 प्रकार की मानसिकता के लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। एक है अरे सब चलता है देश में, ऐसे ही चलेगा, कोई बदलाव नहीं हो सकता, जो है वही ठीक है। एक है दृढ़ता और सूझबूझ के साथ, हिम्मत के साथ बदलाव लाना और फिर व्यवस्था बदलाव करना। जो सवाल आप पूछ रही हैं, ऐसे बहुत से सवाल पूछे गए थे, अनेक निर्णयों पे पूछे गए। उदाहरण के लिए कभी आप जाके चेक करिएगा, 2014 में ना आरबीआई कहता था ना फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती थी कि 50 करोड़ लोगों के अकाउंट्स हो सकते हैं। भारत के बारे में कहा जाता था कि ये सबसे कम शिक्षा वाले देशों में से एक है, यहां तो डिजिटल चल ही नहीं सकता, चल गया। लेकिन सांसद जी सुनिए ना, ये प्रॉब्लम तो सबको पता है सर। एक काउंटर क्वेश्चन है सांसद जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम सबको पता है और सब चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि जब चुनाव आयोग अभी 2 राज्यों के चुनाव अलग से करा रहा है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, और जो महाराष्ट्र और झारखंड के साथ हो सकते थे वो भी कराने को तैयार नहीं है, कैसे पूरे देश का चुनाव एक साथ वो करा पाएंगे? हाँ, जो आप नहीं, तो पूरे देश का चुनाव तो अभी हुआ है 3 महीने 4 महीने पहले। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं 2 आयाम है इस चीज के। पहली बात, क्या यह उचित है और इसकी आवश्यकता है? दूसरा विषय आता है कि यदि आवश्यकता है तो फिर रास्ता क्या है? और पहले 20 साल तो लगातार होता था। 1967 के बाद समस्या क्या हुई कि जब पहली बार कांग्रेस को अनेक राज्य विधानसभाओं में बहुमत नहीं मिला, 67 पहला चुनाव था, और 67 चुनाव था जब विपक्ष मजबूत होकर उभरा था। जनसंघ के भी 35 एमपी जीत के आए थे, यूपी विधानसभा में 96 आए थे। तब सरकारों को गिराने, तोड़ने, फोड़ने का काम जो कांग्रेस ने किया, बर्खास्त करने का। और इतना ही नहीं, भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण शायद दुनिया के इतिहास का होता हो, अपनी पार्टी इंदिरा गांधी ने तोड़ दी अंतरात्मा की आवाज के नाम पे। नीलम संजीव रेड्डी उनके राष्ट्रपति के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ वोटिंग करवा दी। उसके बाद यह हौच पौच होना शुरू हुआ।
तो आज से नहीं, 1983 में चुनाव आयोग ने इस विषय की रिकमेंडेशन की है, 99 में आया है। तो जो आपकी बात सही है कि जो संवैधानिक बारीकियां हैं कि इसमें से रास्ता बीच में कैसे निकाला जाएगा, जैसे दल बदल विधेयक पहले नहीं था, तोड़फोड़ होती थी, फिर 1/3 का आया राजीव गांधी जी के जमाने में, अटल जी के टाइम में और सख्त हो गया। तो जैसी आवश्यकता, जैसे पहले कोई कहता था, कल्पना नहीं हो सकती थी कि हर व्यक्ति के पास कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड, और लोग ये मानते थे कि ये चुनाव मतपेटियों का लूटना और वो कब्जा होना सब सामान्य होगा। आज आईडी कार्ड भी है, हर पोलिंग बूथ पे सीसीटीवी भी है। तो अगर इच्छा शक्ति है, दूरदृष्टि है, तो रास्ते निकल सकते हैं। बस मैंने कहा अंततः यहां दो ही लोग हैं, एक है कि सब चलता है ऐसे ही चलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, और एक है बदलेगा, रास्ता निकलेगा। ठीक है, दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप भी नहीं चाहते कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, खत्म हुई ये झंझट, हर 6 महीने 3 महीने पर सिर्फ चुनाव मशीनरी देश में चलती रहती है। दिल पे हाथ रख के बताइए, आप भी चाहते होंगे, हर व्यक्ति इस देश में चाहता होगा कि ये जो चुनावों की भेंट हमारी देश में सरकारें प्रशासन भिड़ी रहती है, नेता मंत्री सब भिड़े रहते हैं, वो खत्म हो, एक साथ चुनाव हो। अंजना जी नमस्कार, और सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। अब आपसे मैं एक काउंटर क्वेश्चन करता हूं कि दिल पे हाथ रख के कहिए कि जो पार्टी पिछले 10 साल से एमपी की, एमएलए की और लोकल बॉडीज की एक लिस्ट नहीं ला पाई, मतदाता लिस्ट, वो पार्टी आज हमको बड़ा बड़ा ज्ञान दे रही है, और इसमें भी नेहरू जी को ले आई, इंदिरा जी को ले आई। मैं आपसे 2-3 चीजें बड़ी साफ साफ कहता हूं। ये लोग कुल जमा पूंजी थेथरई बतियाते हैं, कुल जमा पूंजी थेथरई बतियाते हैं और कुछ नहीं। हम तो कहते हैं इस पर आप आएंगे ना तो सही बात कीजिए ना। पहले तो बात कीजिए कि जैसे कांग्रेस को जब 1760 करोड़ का बजट था देश का, और उसको 44 लाख करोड़ का बजट की, तो हम ये कह करके नहीं किए, हम जो है एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान कह करके नहीं किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कह करके नहीं किया, कोऑपरेटिव बैंक हमने जो बनाए वो कह करके नहीं बनाए, हमने जो पीएसयूज बनाए वो भी कह करके नहीं बनाए, कर दिए। लेकिन ये लोग सिर्फ यू टर्न लेने वाले बात, वक्फ का बिल लाएंगे वापस हो जाएगा, अब ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाएंगे ये भी वापस होगा। इस चीज के मैं आपको 2-3-4 आपको वैलिड कारण बता देता हूं, अब उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और सच बात यह है, वो कहते हैं ना, फहमीदा रियाज ने एक जगह पे कहा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। ये लोग प्रधानमंत्री जी से अभी इस्तीफा दिलाना चाहते हो तो बता दीजिए, आज ही करा लीजिए ना, दिसंबर में करा लीजिए, सारे के सारी चीजों को, जितने आपके चीफ मिनिस्टर हैं इस्तीफा दे दे, जितना प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, सब इस्तीफा दे दे, कर लीजिए आप। लेकिन नहीं करेंगे। आप क्या करना चाहते हैं कि जो 27 की असेंबली है लखनऊ की, उसको आप 29 तक ले जाना चाहते हैं। कैसे ले जाएंगे भाई? देश में अगर आपके 400 सांसद होते तो आप संविधान खत्म कर देते, हम मान लेते हैं। आप संविधान खत्म करके जो चाहते करते, लेकिन अब संविधान नहीं खत्म कर पाइएगा, क्योंकि इलेक्शन की कोई भी मैंडेट को देने के लिए आपको कम से कम 363 सांसद चाहिए लोकसभा में, और 162 के आसपास सांसद चाहिए आपको राज्यसभा में, जो आपके पास नहीं है। तो आप इस तरीका का कुछ बतिया लीजिए, कुछ नहीं होना है। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि आप आ जाइए, एमपी एमएलए के चुनाव आप कराना चाहते हैं, एमपी एमएलए की एक लिस्ट तो महाराज 10 साल में बना देते। आपको है ना सुधांशु जी, तो बहुत बड़े विद्वान प्रखर प्रवक्ता हैं, हर चीज में इंदिरा जी को ले आते हैं, कांग्रेस ने ये कर दिया वो कर दिया। पिछले 10 साल में एक अगर चुनाव की लिस्ट आपने बना दी हो, मतदाता की लिस्ट बना दी हो, तो आप हमें बता दीजिए। आप कह रहे थे बड़ी बड़ी बात 2014 से पहले, कौन कहता था 50 करोड़? एक बार जरा गूगल सर्च करके फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ लीजिएगा, उसी को लेकर के आप उसको इंप्लीमेंट किए, आप बतिया रहे हैं हमसे। तो एक चीज को बड़ी साफ साफ आप बात समझ लीजिए कि इस देश में क्षेत्रीय पार्टियों को, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को, और जो लोगों की अपनी संवैधानिक बाध्यताएं हैं, संवैधानिक प्रतिबद्धताएं हैं, उनसे हम आपको नहीं खेलने देंगे। हम इस संविधान को नहीं बदलने देंगे, हम आरक्षण को नहीं बदलने देंगे। इस चीज को आप समझ लीजिए, और ये आपका सिर्फ सिगुफा है और कुछ नहीं। जवाब दीजिए सुधांशु जी, इसके बाद आ रही हूं भदौरिया साहब। देखिए, कौन यथार्थ बोल रहा, कौन शिगुफा,
सुरेन जी ने कई बार बोला मतदाता सूची आप 3-1 नहीं बना पाए। अब उन्हें यही नहीं पता है कि मतदाता सूची चुनाव आयोग फाइनल करता है, सरकार करती है। भाई आपकी भी सरकार में जब वोटर आईडी कार्ड आया था, नरसिम्हा राव सरकार नहीं चाह रही थी, कांग्रेस नहीं चाहती थी वोटर आईडी कार्ड आए, मगर चुनाव आयोग ने करवाया था। और टीएन सेशन के पर कतरने के लिए 2 एडिशनल चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किए गए थे, गिल और कृष्णमूर्ति, आपको याद होगा। तो इसलिए जब बात करिए यथार्थ परख करिए। और सूची की जहां तक बात है, सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से हो जाती हैं। और ये सारी की सारी चीजें, मैंने सिर्फ कहा ना कि यथार्थ क्या है। जो आपने क्षेत्रीय आवश्यकताओं की बात कही, यही तो मैं कह रहा हूं। 67 के बाद ही क्षेत्रीय दल बढ़ना शुरू हुए, जब कांग्रेस ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सिर्फ इग्नोर करना नहीं, कुचलना शुरू किया और अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ में। छोड़िए सर, नायडू बाबू नहीं मान रहे, उनको कैसे समझाइएगा? क्या ये यथार्थ नहीं? सुधांशु जी, इसलिए चंद्रबाबू नायडू जी नहीं मान रहे। अरे अभी देखिए, हम बता रहे हैं अंजना जी, ये जो विषय है, ये विषय इसका नहीं है कि कोई बहुमत के आधार पर ही तय होगा। इसमें सबकी सहभागिता होगी, क्योंकि इसमें हर राजनीतिक दल का समान रूप से अधिकार है। जैसे चुनाव में हर मतदाता को अपना मत देने का अधिकार है, उसी प्रकार हर राजनीतिक दल की सहमति के साथ, उनके सुझावों के साथ काम होगा। जो अटल जी एक बात कहते थे कि लोकतंत्र की धड़कन है चुनाव, पर अगर धड़कन दिल की बहुत तेजी से आने लगे तो दिल का दौरा पड़ने का भी खतरा हो जाता है। इसलिए हमें यह भी देखना है कि दिल की धड़कन भी चलती रहे लोकतंत्र के पर्व की, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहे। और एक ये भी यथार्थ है कि आज दुनिया में जितने बड़े बड़े देश हैं, भारत जिस स्थिति में पहुंच रहा है, बहुत सारे लोग, या मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं, एक देश बताइए जिसमें, डेवलप कंट्रीज में, जिसमें इस ढंग से चुनाव होते हों कि हर 3-4 महीने में एक चुनाव होता रहता हो और केंद्र सरकार पे बंदिश लगी रहती हो कि आप कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। बताइए। तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि कुछ लोग एक तरफ हम पे आरोप लगाते थे कि बीजेपी इलेक्शन मशीन है। 1 मिनट जी, पूरा कर लीजिए। मैं एक लाइन, लोग कहते थे बीजेपी इलेक्शन मशीन है तो ज्यादा चुनाव होने में तो हमें फायदा। आपके हिसाब से आप लोग कहते थे साहब बीजेपी के पास कैडर ज्यादा है, उनके पास व्यवस्था ज्यादा है, उनके पास इलेक्शन लड़ने की स्ट्रेटजी ज्यादा है। तो हम तो एक प्रकार से अपने मजबूत विकेट को छोड़ रहे हैं। अब भाई 5 साल में एक बार लड़ेंगे। जिन पार्टियों के पास कैडर नहीं, वो भी 5 साल में एक बार मोबिलाइज कर सकती हैं अपना कैडर। ठीक है। केरल की पर कैपिटल इनकम अलग, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटल इनकम अलग, ये तो आप एक कर नहीं पा रहे हो। एक देश एक चुनाव की आप सिगुफे छोड़ रहे हो। एक बार जरा 1 नेशन 1 हेल्थ कर दीजिए, 1 नेशन में सबको समान शिक्षा का अधिकार कर दीजिए, पर कैपिटल इनकम सबकी एक कर दीजिए। निश्चित तौर पर दुनिया आपके साथ चलेगी तो हम क्यों नहीं चलेंगे। लेकिन आज की डेट में आप डिस्पैरिटी बढ़ा रहे हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के साथ में सारे के सारे राज्यों के संसाधन का कब्जा हो जाए, वो हम नहीं होने देंगे। डबल ए को हम आपसे फायदा नहीं होने देंगे, जैसा आपने छत्तीसगढ़ में किया। छोटा सा जवाब सुधांशु जी, क्योंकि आप दोनों का ये फुटबॉल मैच रह जाएगा। बाकी मेहमान भी हैं और कुरैशी साहब के पास जाना है। जी देखिए, सुरेन जी को बिना वजह व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। कौन सा तथ्य मैंने झूठ बोला है? आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ मुझे बता के जाइएगा कौन सा तथ्य मैंने झूठ बोला है। एक भी। और विषय से आप भाग रहे हैं। आप क्रोनिक कैपिटलिज्म भी ले आए, बीच में आरक्षण भी ले आए, पर कैपिटा इनकम भी ले आए। इसका मतलब आप विषय से भागने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात इसकी पर कैपिटा इनकम की, तो मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, पर कैपिटा इनकम में दुनिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे रिचेस्ट कंट्री कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर की कोई बहुत इंपॉर्टेंस है क्या? अब पर कैपिटा इनकम में तो छोटे छोटे देश, कुवैत है, सिंगापुर है, ब्रुनोई है, वो होता है। महोदय, अर्थव्यवस्था की शक्ति और अर्थव्यवस्था की क्षमता के साथ तय किया जाता है। आप भागे इलेक्शन के विषय को पर कैपिटा पे ले आए। और क्रोनिक कैपिटलिज्म आपके जमाने में हुआ। सरकार लाइसेंस देती थी कि यह उद्योग चलेगा या नहीं चलेगा। बताइए, पॉलिएस्टर रियॉन का एक्सक्लूसिव लाइसेंस एक ही कंपनी को दिया था कि नहीं? कि बनाएगी भी वही, बेचेगी भी वही, विदेश में भी वही बेचेगी, कोई दूसरा बनाएगा तो भी वो टैक्स देगी। गजब का क्रोनिक कैपिटलिज्म। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में आप सब क्या सोचते हैं, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।